साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज एक दिलचस्प चीज दिखाऊंगा। टू विंडो का खेल आप लोगों को समझ में आता है ना। और क्योंकि ये तुरंत पता चल जाता है, इसमें सोनिया वर्सेस राहुल, राहुल वर्सेस प्रियंका, प्रियंका वर्सेस राहुल, या फिर अलग अलग नेताओं की बाइटें होंगी, बयान होगा और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। खड़गे भी दिखाऊंगा, खड़गे वर्सेस खड़गे, क्योंकि इससे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। डबल स्टैंडर्ड जो कांग्रेस के अंदर इस समय दिख रहा है, और ये जो महिला आरक्षण बिल और नई संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है ना, उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ गई है और वो बताना ज़रूरी है, इसलिए ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। उदयनिधि स्टालिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बड़ा चुनौती दे रहे थे ना कि जो करना है कर लो। बहुत बड़ी मुसीबत में, हाई कोर्ट में तो फंसे ही थे, इस बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस गए हैं। और ये खबर क्या है आप देख लीजिए। सनातन धर्म टिप्पणी मामले में उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है। और ये मामला चल रहा था दोस्तों, यही जो हेट स्पीच का मामला, उसी से जुड़ा हुआ कुछ चल रहा था, तभी ये सारी चीज़ें आई। और पहले तो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से शायद आएगा नहीं आएगा, लेकिन अचानक से देखिए जो चीज़ें डेवलप हुई हैं, जिस तरीके से दबाव पड़ा है, लोगों का विरोध हुआ है, देश भर के लोगों का, मुझे तो लगता है फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची होगी। फिर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। किस किस के खिलाफ किया आप देखिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बेटे उदयनिधि स्टालिन, ए राजा और सभी 14 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, तमिलनाडु पुलिस है, सीबीआई है, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि इस तरह के मामलों में, जो हेट स्पीच का मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर कहा था कि ऐसी चीज़ों में सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन हुआ तो नहीं। जब सरकार ही बोल रही हो, सरकार के मंत्री ही बोल रहे हो, तो कौन लेगा सुओ मोटो नोटिस। बल्कि जो जा रहे वहां पर भी बड़ी सारी अड़चनें हैं। और मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि उदयनिधि स्टालिन बोलने के बाद बार बार बोलते हैं, मैं तो आपको उस पर भी दिखाया, ये बड़ा अकड़ रहे थे कि रेडी टू फेस एनी केस, जो कुछ भी होगा देख लेंगे। भाई अब जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, खुद कैबिनेट मंत्री हैं, तो कौन करेगा, क्या करेगा। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आई है, तो देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि बीच में वो बोल रहे थे मेरा मकसद तो ऐसा है नहीं, लेकिन वो सब छोटी बातें थी। क्यों? क्योंकि याद रखिए, जब इन्होंने कहा था कि इनका मकसद जो है वो इरेडिकेट करना है, सनातन धर्म को खत्म करना है, समूल नाश करना है, तो ये कोई छोटा बयान नहीं था। बाद में भाजपा ने ये भी कहा कि ये तो माने नरसंहार की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। लेकिन उन्होंने ये बात तो कही ना, इरेडिकेट, सनातन धर्म वो खत्म करना चाहते हैं, समूल नाश करना चाहते हैं। और उसके बाद क्या कुछ हुआ पूरे देश में, किस तरह से लोग सामने आए, ये देखना दिलचस्प है। और याद रखिए दोस्तों कि इसके बाद इनके डीएमके के सांसद, मैं बाकी जगहों पे जा नहीं रहा, सिर्फ तमिलनाडु के मंत्रियों और सांसदों और डीएमके की बात कर रहा हूं, ए राजा ने इसकी तुलना एड्स जैसी बीमारी से कर दी। जी हां, एड्स जैसी बीमारी से कर दी। और इसके बाद डीएमके के मंत्री ने यह भी खुलासा कर दिया कि इंडी अलायंस का गठबंधन ही सनातन धर्म को खत्म करने के लिए हुआ है ना। मजेदार चीज दोस्तों कि एक के बाद एक किस तरह के बयान दिए जा रहे थे। और सिर्फ बयान दिए जा रहे थे ऐसी बात नहीं है। आपको मैंने दिखाया है कि तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के एक सरकारी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को सनातन धर्म के खिलाफ भाषण देने का कार्यक्रम था। याद है ना आपको। और इसके लिए बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। छात्राओं को यह बताना था कि सनातन धर्म को कैसे मिटाया जा सकता है, तर्क देने थे। आप सोचिए किस तरीके से विद्यार्थियों को तैयार किया जा रहा था। और ये सब कुछ डीएमके के संस्थापक अन्ना दुराई की जन्म जयंती के अवसर पर होना था।
अन्नादुराई की जन्म जयंती। और माना जा रहा है दोस्तों, उस समय भी बात मैंने बताया था कि डीएमके के विधायक की पहल पर ऐसा किया गया था, लेकिन जब विवाद बढ़ गया, भाजपा ने इसका पुरजोर तरीके से आंदोलन करने का ऐलान किया और मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया। तो इस सर्कुलर को वापस ले लिया गया, हाईकोर्ट में पहुंच गया था और हाईकोर्ट में उसके बाद सुनवाई, क्योंकि वो समझ गए कि मामला लग रहा है आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए चेन्नई हाईकोर्ट ने जो कहा था, तमिलनाडु में हाईकोर्ट ने जो कहा दोस्तों, वो डीएमके के मुंह पर एक तमाचे की तरह था। सनातन धर्म सेट ऑफ इटर्नल ड्यूटीज टुवर्ड्स नेशन, पेरेंट्स, टीचर, व्हाई शुड इट बी डिस्ट्रॉयड। देख रहे हैं ना, और इस पर मैंने विस्तार से बताया है कि तमिलनाडु में हाईकोर्ट ने क्या कहा है। तो ये सारे मामले आए थे दोस्तों, अब जाकर सुप्रीम कोर्ट की बारी है। देखिएगा, ये जितने लोग हैं ना हेट स्पीच देने वाले, उनको अब समझ में आएगा कि बुरा बोलने का क्या असर होता है और कैसे जनता में तो ये मैसेज गया ही। दूसरा, अब कचहरी में, कोर्ट कचहरी में, सर्वोच्च न्यायालय की अदालत में इनको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। अब टू विंडो की कहानी दोस्तों, वैसे तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाई ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, 7-8 मिनट हो गए दोस्तों, लेकिन आपको कुछ चीज़ें दिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सारे टू विंडो इकट्ठा ले करके आया हूँ। राहुल गांधी ने बयान दिया और संसद के ऊपर बयान दिया दोस्तों, ऐसा बयान जो निश्चित रूप से संसद की मर्यादा को गिराने वाला है। जी हाँ, मैं आपको टू विंडो में चीज़ें दिखाऊंगा, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ संसद में जो काम हुए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जो सांसद है वो कानून नहीं बनाते, भाजपा वालों से पूछ लो, हमारे भी अब काम नहीं करते, ये कह रहे हैं। तो काम कर कौन रहा था? पहले आप राहुल गांधी का बयान सुनिए। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। अब मैं दो बयान एक साथ आपको दिखाता हूं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा में 215 लोगों ने हाँ में वोट किया और एक भी व्यक्ति ने नहीं में नहीं किया। दूसरी तरफ लोकसभा में 454 ने हाँ में किया और दो ने ना में किया। इसका मतलब क्या है कि क्या वो काम नहीं कर रहे थे? मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है, हाँ 454, 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। आइज 215, नोज 0, एब्सटेंशन 0। अब मैं एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। महिला आरक्षण बिल पर काम हो रहा था, काहे? नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कुछ ऐतिहासिक काम होना चाहिए। इस दौरान बातचीत में जानते हैं ये जो अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने जो कहा वो समझने के लिए क्रेडिट लिया नई संसद भवन का, तो मुझे लगा कि कुछ पुराने बयान निकालने ज़रूरी हैं। तो आपको एक विंडो में मैं सुप्रिया श्रीनेत और राहुल गांधी का बयान पहले सुनाता हूं। सुप्रिया श्रीनेत कहती थी कि ये जो बन रहा है ना संसद भवन और तमाम चीज़ें, सेंट्रल विस्टा, ये मोदी महल है, बंगला है। पहले बयान सुनिए। एक बंगला बने न्यारा एक बड़ा पुराना गाना है, मुझे लगता है मोदी जी का बड़ा पसंदीदा गाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों ये अपना नया घर 13,500 करोड़ का बना। देख रहे हैं ना, और इसी भवन को राहुल गांधी क्रिमिनल वेस्टेज बोलते थे। देख लीजिए, सेंट्रल विस्टा इज क्रिमिनल वेस्टेज कह रहे हैं ना। अब जब संसद भवन बन गया तो जानते हैं इसके जो प्रमुख नेता हैं लोकसभा में, नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, इसका क्रेडिट लेने लगे। कितनी बेशर्मी से ले रहे हैं, सुन लीजिए। ये नया सदन की ये कल्पना ये नहीं है सर। हमारे पूर्व लोकसभा की सांसद श्रीमती मीरा कुमार जी, उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाई थी। उन्होंने ये भी कही थी कि हमें जो भवन वो चुप से हुए रोते हैं, साइलेंटली वीपिंग। देख रहे हैं, ले लिया, चलो ले लो भैया। और एक टू विंडो दिखाता हूं। महिला आरक्षण बिल को लेकर जब पता चल गया मोदी जी तो इसको पूरा कर देंगे, तो सोनिया गांधी क्रेडिट ले रही हैं।
बोल रही हैं कि मेरे जीवन साथी ने ही पहली बार ये सब किया था। अब देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। लेकिन राजीव गांधी के बारे में बोलने से पहले कुछ तो देखना चाहिए था ना। क्या महिला आरक्षण 33% ये लेकर आए थे? और ओबीसी की बात कर रही है बार बार। अब मैं आपको ओबीसी की ही एक रिपोर्ट दिखाता हूं। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की खिलाफत की थी। मंडल कमीशन जो ओबीसी के लिए बना था उसका विरोध कर रहे थे और संसद के भीतर किया था। यह है रिपोर्ट कार्ड। अब एक और 2 विंडो देखिए दोस्तों। सोनिया गांधी कहती हैं कि हमारे महान देश की मां है। ये स्त्री है, देश को, भारत माता को मां बता रही है। अच्छी बात है, सुनिए। हमारे महान देश की मां है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस का कार्यक्रम होता है तो भारत माता की जय जब कहा जाता है तो ऐसे क्यों विरोध किया जाता है? क्यों कहा जाता है कि अगर नारा लगाने का शौक है तो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए? देख रहे हैं ना। अब खड़गे साहब का 2 विंडो दिखाता हूं आपको। खड़गे साहब पहले आरोप लगा रहे और इसी सत्र की बात बता रहा हूं कि मोदी जी कम बोलते हैं, बोलना चाहिए। सुनिए ना। हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। देख रहे हैं ना। और इसी सत्र में जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे, चूंकि एक ऐतिहासिक पल था, तो जानते हैं क्या आरोप लगाया? कोई नीतिगत मुद्दा नहीं, बोल रहे हैं कि बहुत बोलते हैं। ये भी सुनिए। एक बात तो है, आज भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी बहुत लंबित भाषण 2-3 आज उनके हो गए। एक तो पार्लियामेंट में हो गया, एक तो ज्वाइंट वहां पर सेंट्रल हॉल में, अब फिर यहाँ पर। देख लिया ना आपने। अब मैं आपको प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी उसका 2 विंडो में दिखाता हूं। प्रियंका वाड्रा यह आरोप लगाती है भाजपा पे कि ये जाति धर्म की राजनीति करते हैं, उसी का कार्ड खेलते हैं। लेकिन अब जनता के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं और इसमें इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। और इनका राजनीतिक इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ध्यान उस तरफ होता है जहां आपके जज्बात है, आपका धर्म है, आपकी जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क तुमने ठीक क्यों नहीं की। अब प्रियंका वाड्रा को दोस्तों राहुल गांधी का बयान सुनाना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, पिछले कई महीने से बोल रहे हैं ओबीसी 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 और तमाम तरीके से कंफ्यूजन फैला रहे हैं। ये क्या जाति की राजनीति नहीं है? कभी अपने भाई से पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं? और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। और जब इतने सारे 2 विंडो दिखा रहा हूं ना दोस्तों, तो एक और दिखा देता हूं, थोड़ा अलग है। प्रियंका वाड्रा और टीएस सिंह देव इनके उप मुख्यमंत्री हैं। ये आरोप लगाती हैं कि मोदी सरकार प्रदेश सरकार को मदद नहीं करती है। सुनिए ना। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार सहायता नहीं करती प्रदेश की सरकार की। लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। कैसे? इन्हीं के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि मैंने कभी अनुभव नहीं किया कि मोदी सरकार ने कोई भेदभाव किया। सुन लीजिए। मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जिस तरीके से 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देखिएगा ये इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इतना मतलब बेसुध हो चुके हैं इन चीज़ों को लेकर, हार के भय से, कि ये उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। इसलिए इंतज़ार कीजिए, आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आपने नज़रें फेर ली
तो अच्छी चीज़ को भी ये बुरी चीज़ बनाकर पेश कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।